देखिए स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग में ज्यादा कुछ आपको ज्यादा पूछे, ज्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं है। स्प्रिंग क्या होती है भैया? तो इलास्टिक हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गई। ठीक है, हुक्स लॉ की बात करें, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है कि स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होता है वो उसके ऊपर लगाए गए फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। आप जितने ज्यादा फोर्स लगाओगे स्प्रिंग उतनी ज्यादा क्या होगी, खींचेगी। तो एफ इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ एक्स, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करूं तो ये क्या होता है, अलग अलग होता है। के की वैल्यू ज्यादा उस स्प्रिंग के लिए होती है जो हार्ड स्प्रिंग होती है, जिसको खींच पाना और कंप्रेस कर पाना दोनों ही क्या होता है, मुश्किल होता है। के की वैल्यू कम किसके लिए होती है? जो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है, जिसको खींच पाना और कंप्रेस कर पाना क्या होता है, दोनों ही आसान होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा अप्लाइड फोर्स है। अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो ये क्या होगा, माइनस के एक्स के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, जो एक्स होता है ना हमेशा स्प्रिंग फोर्स के उल्टा लगता है। अगर आप बाहर खींचोगे स्प्रिंग को तो एक्स बाहर आएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, अंदर लगेगा। और स्प्रिंग को अगर आप अंदर दबाते हो, एक्स अंदर जाता है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगता है, बाहर लगता है। ये स्प्रिंग फोर्स है, इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है एफ एक्स ग्राफ, कि एफ एक्स के डायरेक्टली है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। और इसका एरिया क्या देगा, वर्क देगा। और वर्क क्या होता है इसका, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। ये क्या है, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, जो कि क्या है, एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है वो फोर्स के पैरेलल है। और बेस किसके पैरेलल है, एक्स के। तो ये एरिया हम निकालना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू में, हाफ बेस कितना है भैया, एक्स, हाइट कितनी है, एफ। तो एफ की वैल्यू क्या होती है भैया, के एक्स। एफ की वैल्यू किसके बराबर है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपका, यानी वर्क आ गया आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। और वर्क जो होता है वही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की। आपको बता दूं, जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है वो भी क्या होता है, इलास्टिक फोर्स होता है, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स को भी हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग या वर्क डन इन स्प्रिंग एक ही बात है। ठीक है, तो आप जब स्प्रिंग की बात करते हो, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है? तो आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का वर्क निकालते हो, क्या होता है, एफ इंटू में डी एक्स आता है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या होगी, के एक्स डी एक्स। टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू के बाहर आएगा, एक्स डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो आंसर क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वर्क हो गया, यही क्या होता है, ये किसके केस में किया गया वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स को। तो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। अब इसके ऊपर कुछ दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दो में से शायद एक आ जाए। ठीक है, वर्डन हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स के एक्स। हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू को घिसाता होगी, ठीक है, और सॉफ्ट के लिए के की वैल्यू कम होगी। पहला क्वेश्चन ये है, मैंने करा भी रखा पहले। ठीक है, दो स्प्रिंग है, एक का कांस्टेंट के1 है, दूसरा के2 है। के1 क्या है, हार्ड है, के2 क्या है, सॉफ्ट है। ऑन विच स्प्रिंग मोर वर्क इज डन, इनमें से किस स्प्रिंग में ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, अगर दे आर स्ट्रेस बाय दी सेम फोर्स, दोनों को हम सेम फोर्स से खींचे, तो गिवन क्या है, के1 इज ग्रेटर देन, अगर दोनों को आप सेम फोर्स से खींचोगे, ध्यान दीजिएगा भैया, तो भैया अच्छा देखो, सेम फोर्स से खींच रहे, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स के क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। अगर हार्ड स्प्रिंग को आप देखिए, आपको ये भी पता है कि एफ क्या होता है, के एक्स के बराबर होता है। तो के एक्स क्या होगा, एफ तो कांस्टेंट है, तो इसे कांस्टेंट लिख दीजिए। तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, तो एक्स क्या होगा, के इनवर्सली होगा। यानी जिसका के ज्यादा होगा, वैसे भी आपको पता है उसके अंदर एक्स क्या होगा, सेम फोर्स है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, दोनों केस में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो जिसका के ज्यादा होगा उसके अंदर एक्स क्या आएगा, कम आएगा। जिसका के कम रहेगा उसका एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। के किसका ज्यादा है, पहली स्प्रिंग का, तो उसका x1 क्या होगा, कम रहेगा। और के किसका कम है, के2 का। जिसका के कम होगा तो उसका x क्या होगा, यानी एक्सटेंशन। अगर आप सेम फोर्स से खींच रहे हो, तो जो स्प्रिंग टाइट है उसके अंदर x क्या होगा, कम आएगा। जो स्प्रिंग सॉफ्ट है उसके अंदर ज्यादा आएगा। अच्छा, दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया है, तो दोनों साइड में सेम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो।
दोनों साइड में सेम एफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। ये W1 हो गया, ये W2 हो गया। यानी सेकंड केस में, यानी जो स्प्रिंग का के कम है उसके अंदर आप ज्यादा वर्क करोगे, जो स्प्रिंग का के ज्यादा है उसके अंदर आप कम वर्क करोगे। समझ गया? चलो, पहला पार्ट ही हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि भैया अगर दोनों स्प्रिंग को सेम अमाउंट तक खींचा गया, मतलब दोनों का x1 बराबर में क्या है, x2 सेम है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हार्ड स्प्रिंग का क्या है, बट K1 K2 से क्या है, ज्यादा है। तो K1 K2 से ज्यादा है, अच्छा स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोनों का स्क्वायर भी क्या है, आइडेंटिकल है। अब x1 x2 के बराबर है तो सेम अमाउंट में खींचेगा तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन है K1 K2 से बड़ा है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में इसकी वैल्यू को मैंने ले लिया x, क्या ले लिया, दोनों x1 x2 बराबर थे, x1 x2 बराबर थे, इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, तो इनके स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, x स्क्वायर, क्या ले लिया, x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, W1 आ गया, ये क्या हुआ W1, और ये क्या हो गया, तो इस केस में W1 क्या होगा, W2 से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, हैविंग नाउ काफी बार आ भी रखा है पहले भी, ठीक है। स्प्रिंग का केस है, करना आपको, ये काफी बार रखा है पहले उतारों में, कर लो। ये क्वेश्चन कई बार रखा है, जल्दी फटाफट कर लो भैया। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रखा है, मैंने कल भेजे भी है इसको, ठीक है। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वैन स्ट्रेस टू अ डिस्टेंस x इज 10 जूल। सुन लीजिए, जब आपने x खींच रखा है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी है, 10 जूल के बराबर है, मतलब वर्क 10 जूल के बराबर है, एनर्जी वर्क सेम है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ burden इन द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस x। कह रहा है कि अब x और खींचना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है चेंज इन एनर्जी, और वो क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस, ठीक है भैया। अब देखिए फाइनल क्या होगी, हाफ के 2x स्क्वायर, क्योंकि आपको 2x खींचना है, सुन ले। फाइनली आपको क्या करना है, कितना खींचना है स्प्रिंग को, अब पहले आपने खींचा कितना, कितना खींचा था, हाफ x। पहले इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ, जब x खींचा था आपने 2 एनर्जी थी, जब आपने उसको 2x खींच दिया तो 3 एनर्जी आ गई। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, हाफ के, ये क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 आगे लगा दो जी इसके, और ये क्या हुआ, x स्क्वायर, और ये क्या हुआ, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए 4 के एक्स स्क्वायर, अब ये और ये क्या हुआ, तो 3y/2, यहां से लिख दो 3, आगे लिख दो 1/2 के एक्स स्क्वायर, के पहले एक्स स्क्वायर की जब एक्स खींचा था तो एनर्जी कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 जूल, तो यहाँ पर लिख दो 3, हाँ मुझे पता नहीं समझ में आया होगा, 23 जूल। जब आपने स्प्रिंग को एक्स खींचा है तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब आप स्प्रिंग को 2x खींचोगे तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ के 2x स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू क्या, 10 जूल दे रखी है, क्या दे रखी है, तो बस क्या हुआ आपको, ये तो ये इनिशियल एनर्जी थी, और ये क्या है, फाइनल एनर्जी। आपको पता वर्क किसके बराबर होता है, चेंज एनर्जी के, चेंज एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस फाइनल कितनी है, ये रही, इनिशियल कितनी है, ये रही। अगर देख इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 4/2 के एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो 4/2 के एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो ना, चलना है भाई कॉम्प्लिकेटेड, अरे वो तो मैं 50 तरीके से कर दूं। ये देखिए देखिए ऐसे कर दिया, अब मैं भी कर, सिंपल तरीके से कर लेता हूँ, तुम तो बहाने बाज लड़की, ये देखो, ठीक है। तो ये होगी आपकी इनिशियल एनर्जी, और ये क्या होगी, तो वर्क क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है भैया, इसका करो तो क्या हुआ, 1/2 के, और ये क्या हुआ, 4x स्क्वायर, और ये क्या हुआ, इनिशियल क्या है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन दोनों को माइनस करो तो क्या है आपका, 3/2
के एक्स स्क्वायर। अच्छा ये क्या हुआ, इसको लिख दो 3 1/2 के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो आंसर क्या कहते हैं। ये वर्क जो होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है W। अब वर्क को यू से लिखते हैं W से, ये यू है यू। अब बताइए एनर्जी को यू से लिखते हैं W से लिखते हैं। चुप रहा, देख ले उसमें से फटाफट एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी मैंने भेज ही रखा है। कह रहा है कार है, कार की स्पीड दे रखी है आपको कितनी 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर मतलब 5 मीटर पर सेकंड। क्या हुआ 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके 5 मीटर में 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ 5 मीटर पर सेकंड है। इसका मास कितना है 1000 kg, और 1000 kg से काइनेटिक कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है 1000, वेलोसिटी कितनी है इसकी 5। सॉल्व कर लीजिए ये तो क्या हो जाएगा 500, ये क्या होगा 25 25 गुणे में क्या होगा 25 125 1 2 5 2 0, इतना जूल एनर्जी आ गई। इस कार के पास इतनी एनर्जी है। अब इस एनर्जी के साथ ये आता है कि स्प्रिंग से टकराता है और स्प्रिंग को दबाता है और स्प्रिंग दब गई। तो इसका मतलब कार ने, केस फर्स्ट था, केस सेकंड में इनने क्या किया एक स्प्रिंग को पूरा दबा दिया। स्प्रिंग कितना अंदर चली गई एक्स अंदर चली गई। सुन लो, स्प्रिंग कितना अंदर चली गई एक्स चली गई। किसकी वजह से गई अंदर, स्प्रिंग को दबाने में किसने वर्क किया कार ने। कार के पास कितनी एनर्जी थी सुन लीजिए, स्प्रिंग को किसने दबाया है कार ने। अब दबा क्यों पाई है कार, क्योंकि उसके पास एनर्जी थी। इसका मतलब कार की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को दबाने में चली गई। स्प्रिंग को दबाने की वजह से कौन सी एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद कौन सी आती है, देखिए कार के पास ये वाली एनर्जी थी, इस एनर्जी के साथ कार क्या हुई एक स्प्रिंग से टकराई और स्प्रिंग को ने दबा दिया और कार रुक गई। इसका मतलब स्प्रिंग को दबाया किसने कार ने। कार ने क्यों दबाया, क्योंकि उसके पास काइनेटिक थी, यानी काइनेटिक की वजह से स्प्रिंग दबी। स्प्रिंग दबी तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई पोटेंशियल, यानी स्प्रिंग की काइनेटिक किसमें कन्वर्ट होगी पोटेंशियल। तो काइनेटिक बराबर पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होती है स्प्रिंग की काइनेटिक क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि आपने पहले निकाल लिया। और पोटेंशियल क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको एक्स निकालना है तो हाफ से हाफ क्या हुआ कैंसिल हो गया, आपको एक्स निकालना है। एक्स स्क्वायर क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन में के, तो एक्स क्या होगा √mv² अपॉन में एम दे रखा वी दे रखा के रखा आंसर आ गया। ठीक है, ये कई बार रखा क्वेश्चन तो इसे ध्यान रखना। करा रखा मैंने। देखिए एनर्जी, एनर्जी तो आपको पता ही है फॉर्म वगैरह जो भी है, ये नहीं आता। अब आए पावर। पावर क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क ये वगैरह। पावर क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम, हीट अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, सब क्या है भैया पावर है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं पावर की बात करूं तो किसका बराबर डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी के। डी डब्ल्यू क्या होता है एफ डी एक्स कॉस थीटा इंटू में डी टी। डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है वेलोसिटी एफ वी कॉस थीटा। पावर का ये भी फॉर्मूला हो गया। थीटा किसके बीच का एंगल है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का। तो आप इसको तो पावर क्या होता है एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट। सुन लो, पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा, आप इसको लिखते हैं एफ डॉट वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कौन होता है पावर। ठीक है, पावर ये सब होता है। किसी इंस्टेंट में पावर क्या होती है डी डब्ल्यू पर डी डब्ल्यू क्या होता है इंस्टेंट का, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा। डी एक्स पर वी क्या होता है वेलोसिटी, तो एफ वी कॉस थीटा क्या होगी पावर का फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज देखिए थीटा किसके बीच का एंगल है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, किसके बीच का। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा कहीं पे लगा दो तो आप क्या लगा सकते हो एफ डॉट वी। ठीक है, तो ध्यान रखना। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी वॉट होती है, जूल पर सेकंड होती है। और हॉर्स पावर भी इसकी एसआई यूनिट होती है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू में 746 वॉट। एक क्वेश्चन है इसमें, दो क्वेश्चन मैंने दे रखे तो दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये है पहला क्वेश्चन,
कार का मास कितना है? ध्यान रखना दोनों में से एक ही आएगा। लिफ्टेड अप ए डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। ठीक है, कितने देर में? अच्छा, इतने मास को इतने लिफ्ट तक उठाया गया तो वर्क कितना किया गया? पहले केस में वर्क कितना हुआ? अच्छा, वर्क कितना हुआ? देखिए, किसी चीज को उठाना है, कार को उठाना है, सुन लीजिए, कार का वेट क्या है, मास क्या है? 2000। तो वेट कितना होगा? 20,000 न्यूटन। ये वेट हो गया। तो ऊपर उठाने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? इसी के बराबर। इधर देख ले बहन, अगर इसका वेट इतना न्यूटन है तो उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कितने लगाना पड़ेगा? कितना उठाया आपने? 30 मीटर। तो वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 30। तो क्या होगा भैया आपका? ठीक है भैया, ये आ गया 60,000, 60,000, 6 लाख, 6 लाख जूल आपने वर्क किया इसको उठाने में। लेकिन वर्क तो इतना किया है, लेकिन दो क्रेन से किया ये वर्क। पहली क्रेन ने ये वर्क कितने में किया है? 1 मिनट में। और दूसरी क्रेन ने कितना किया है? 2 मिनट में। किसकी पावर ज्यादा होगी? तो जो 1 मिनट में करेगी, कितनी पावर ज्यादा होगी? तो पावर P1 की पावर क्या होगी? वर्क अपॉन में T1। दूसरे क्रेन की पावर क्या होगी? वर्क अपॉन में T2। वर्क तो दोनों का सेम ही रहेगा, बस टाइम क्या रखना है? 60 सेकेंड पहली क्रेन के इसमें, और दूसरी क्रेन के इसमें 120 सेकेंड। ठीक है भैया, तो पावर क्या बन जाता है? P2 P1 इज ग्रेटर देन। ये हो गया। ठीक है, समझ रहे? अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए 56, ये काफी बार रखा है। ठीक है, एक एलिवेटर है जिसका मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है 1800 किलो की। ठीक है, इस 1800 किलो में एलिवेटर का भी वेट है और पैसेंजर का भी वेट है। कितनी स्पीड से आ रही है? कह रहा फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है? ठीक है, तो कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड टू द मोटर टू एलिवेटर बॉल। ठीक है भैया, देखिए आसान क्वेश्चन है। देखिए वेट कितना, देखिए 1800 केजी हमने उठा रखा है, तो 1800 केजी का वेट कितना होगा? 18,000 न्यूटन। और नीचे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, कितना लग रहा है? 4,000 न्यूटन। तो ऊपर जो भी फोर्स लगेगा इन दोनों के संख्या बराबर होना चाहिए, यानी क्या होगा? 22,000 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, कितनी वेलोसिटी आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर कितनी डिलीवर करनी पड़ेगी? तो पावर इक्वल टू क्या होता है? एफ वी कॉस थीटा पीछे बिठा दो। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा रहा है? 22,000। वेलोसिटी कितनी है? 2। और आपको पता फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस 0। तो आंसर आएगा 44,000 वॉट। आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ू। कोलिजन, देखिए भैया कोलिजन क्या होता है? तो दो बॉडी जब आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है भैया, और उस दौरान में उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। खैर ये ऐसा तो नहीं पूछा था। कोलिजन के टाइप कितने होते हैं? इलास्टिक कोलिजन और इनलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर रहती है, टकराने से पहले टकराने के बाद काइनेटिक क्या होगी? बराबर होगी। मोमेंटम बराबर रहता है हर केस में, चाहे कोई सा भी कोलिजन, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बस इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक इनिशियल बराबर में, टकराने से पहले कुल काइनेटिक बराबर में, टकराने के बाद ही कुल काइनेटिक के बराबर रहेगी। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो बराबर रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं रहती, चेंज हो जाता है। ठीक है भैया, हम कर रहे हैं इन और इलास्टिक कोलिजन। अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा तो ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ई क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी और रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनका रेशियो जो होता है वो ई के बराबर होता है। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए सुन लिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी आफ्टर कोलिजन, और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का रेशियो होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन के लिए बनाती है। अच्छा ध्यान रखना, इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक। दूसरा, इनिशियल मोमेंटम बराबर में
फाइनल मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक में इनिशियल काइनेटिक इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक, मतलब बराबर नहीं आएंगी, और मोमेंटम इनिशियल बराबर में फाइनल मोमेंटम। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। और यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल कम हो जाती है, तो ये जो फाइनल कम हो जाती है इसका मतलब लॉस हुआ एनर्जी में। क्या हुआ है? तो लॉस इन फॉर्म ऑफ साउंड, हीट। टकराने के बाद क्या होता है? साउंड भी निकलता है ना, तो उस फॉर्म में लॉस आता है। हमें क्या करना है? ई की वैल्यू को 1 प्रूफ करना है। चलो प्रूफ कर देते, कुछ नहीं है। एक बॉडी है, इसका मास m1 है, एक बॉडी m, मास इसका क्या है? m2 है। दोनों एक रास्ते पे चले जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी क्या है? u1 है, इसकी क्या है? u2। अच्छा, u1 u2 से क्या ज्यादा है? इसकी वेलोसिटी क्या है? पीछे वाले की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुई? पीछे वाली गाड़ी और आगे वाली गाड़ी से क्या हुई? टकरा गई। कोलिजन के दौरान में आगे वाली गाड़ी ने पीछे वाली पे इधर फोर्स लगाया, और पीछे वाली गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी पे क्या हुआ? आगे फोर्स लगाया। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो इसकी मोशन की डायरेक्शन में लगाया। सुन लीजिएगा, इस वाले m2 के ऊपर जो फोर्स लगा, m2 की मोशन कहाँ हो रही है? राइट साइड में, और उसके ऊपर फोर्स भी किस किस डायरेक्शन में लगा है? राइट साइड में। तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, m1 की मोशन कहाँ होती है? राइट साइड में, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है उसके ऊपर? तो इसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो m1 की स्पीड क्या होगी? v1, जो कि कम हो चुकी है, और m2 की स्पीड क्या होगी? v2, जो कि क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, आगे निकल जाएगा। समझ गया? अब देखिए, सुन लीजिए करना क्या यहाँ पर। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका, इस सिस्टम का? m1 u1 m2 u2। इनिशियल काइनेटिक क्या होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। चलो फाइनल पे आते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 m2 v2, और फाइनल काइनेटिक क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया? इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, दोनों को बराबर कर दिया। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1 प्लस m2 बराबर में m1 v1 प्लस m2 v2। ये वन वालों को इधर ले आओ, टू वालों को इधर ले आओ। तो देखिए, वन वालों को इधर आएगा तो m1 कॉमन आएगा, u1 माइनस v1। टू वालों उधर जाएगा तो क्या होगा? m2 कॉमन आएगा, क्या होगा? v2 माइनस u2। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसे समझो। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक क्या है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर में हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए भैया, वन वालों को इधर ले आओ, टू वालों को इधर ले आओ, तो क्या हुआ? हाफ m1 कॉमन ले लो, तो क्या होगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। उधर हाफ कॉमन ले लोगे, हाफ m2 कॉमन ले लोगे, तो क्या होगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हाफ से हाफ क्या होगा? कैंसिल हो गया। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो ये वाला ये डिवाइड हुआ, तो m1 से m1 क्या हुआ? कैंसिल। m2 से m2 क्या होगा? कैंसिल। इधर क्या बचेगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में u1 माइनस v1। इधर क्या बचेगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन में इधर क्या बचेगा? v2 माइनस ये भैया। अच्छा देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हुआ? u1 प्लस v1 और u1 माइनस अपॉन में u1 माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया दोनों, ठीक। ऐसे ये क्या हुआ? v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन में v2 माइनस ये, और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? u1 माइनस प्लस v1 बराबर में v2 प्लस u2। इसको टू वाले को इधर लिया, वन वाले को वापस लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? u1 माइनस u2 बराबर में v2 माइनस v1। ये क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन यानी डेल्टा u, और ये क्या? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन डेल्टा v। एक काम करो भैया, एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो ले लिया तो 1 इक्वल्स में डेल्टा v अपॉन में डेल्टा u। डेल्टा v अपॉन में डेल्टा u को हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। ई की वैल्यू क्या आ गई? 1, 2 हो गया, ठीक है। कई बार आपको v1 और v2 निकालने को आता है, मतलब कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो ये भैया कैलकुलेशन करा रखी है, वहां से देख लेना, ठीक है भैया।
आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन है कंसेप्चुअल ऐसे। क्या कह रहा है? A body is moving along a circular path. How much work is done in the due to centripetal force? तो देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ। और मूवी कैसे, बॉडी कैसे मूव कर रही होती है? टेंजेंशियल। बॉडी मूव कर रही है टेंजेंशियल, और फोर्स कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ फोर्स है और टेंजेंशियल उसकी मोशन है। तो 90 डिग्री, और जब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री तो वर्क क्या होगा? 0। ठीक है। ये वाला देखो। Does the burden in raising the suitcase to the platform depend upon how fast the rise up? कह रहा भैया कि वर्डन बताइए कितना ऊपर उठाना, कितने ऊपर चलेगा, मतलब क्या कह रहा है? Does the burden in the raising a suitcase on the platform depends upon how fast rise up, कितना ऊपर उठाया जाए? देखिए एक्चुअली में उसे उठा रहा है वो केवल, और चल ऐसे रहा है, चल एक्स के लॉन्ग रहा है, उठा का एक्स के लॉन्ग है, तो वर्डन तो 0 ही आएगा ना आपका, चाहे किसी भी उठा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, burden depend upon the force or gravity and height of the through which the suitcase is rise up. It does not depend upon the time or rate at which the suitcase, वो अलग अलग, ये अलग केस कह रहा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते भी। देखिए वाला क्वेश्चन कितनी बार रखा, सोच लो। 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 लगातार 24, अब 24 भी आ रहा है। कह रहा लाइट बॉडी है अधिक। हाँ, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी है तो सेम मोमेंटम, दोनों के पास मोमेंटम क्या है? सेम है। तो बताओ काइनेटिक किसकी याद होगी? सुन लीजिए। तो भैया आपको मैंने कल बताया था के इक्वल्स में क्या था? पी स्क्वायर अपॉन में, दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी मोमेंटम वाली टर्म क्या होगी? कांस्टेंट। क्या होगी? तो के इज इनवर्सली टू क्या होगा? मास, यानी जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक क्या होगी? तो लाइट बॉडी का काइनेटिक क्या होगी? ज्यादा, और हैवी बॉडी का काइनेटिक क्या होगी? कम। लाइट बॉडी हैज मोर काइनेटिक देन, आसान है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सोच लो। और ये कंसेप्चुअल में भी पूछ लेता है, क्योंकि कंसेप्चुअल में क्या ही दिमाग लगाना है? पी स्क्वायर अपॉन में 2m का फॉर्मूला लगाना है इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है। और लाइट, ये भी पूछा गया कई बार, इसके बाद पेपर कराऊंगा, ठीक है, लास्ट ईयर का। A light body and a heavy body have the same kinetic energy। ठीक है भैया, कह रहा है इनमें से मोमेंटम कितना? तो भैया आपको पता है काइनेटिक सेम है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? तो आपको पता है भैया, देखिए P इक्वल्स टू में क्या था? √2km था। तो ये तो काइनेटिक दोनों की सेम है, और 2 भी कांस्टेंट है, यानी P इज डायरेक्टली इक्वल टू √m। तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम तो हैवियर बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम। समझ गए भैया? आसान ही है। नीचे वाला देखो, हाउ मच वर्क डन, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंज इफ द मोमेंटम इज डबल। अगर मोमेंटम को डबल करते हो काइनेटिक कैसी होगी? तो भैया काइनेटिक क्या होता है? के इक्वल्स में पी स्क्वायर अपॉन में 2m, मोमेंटम डबल कर दो यानी 2p स्क्वायर अपॉन में 2m, यानी का 4p स्क्वायर अपॉन में 2m, यानी इनिशियल काइनेटिक क्या थी? ठीक है, अभी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक क्या होगी? 4 गुना बढ़ेगी, 4 टाइम्स। ठीक है, when the momentum is double the kinetic energy become 4 times। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला पूरा ही पेज भेज रखा मैंने, ये पूरा ही पेज भेजा मैंने इसका, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें से आ सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कह रहा भैया टू बॉडी हैव मास m1 and m2 हैव द सेम लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम दोनों क्या है? सेम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इनका काइनेटिक का रेशियो क्या होगा? मोमेंटम दोनों का क्या है? मोमेंटम दोनों का सेम है, तो ये क्या होगा? k1 अपॉन में k2, p1 स्क्वायर अपॉन में 2m1, बोला हाँ, p2 स्क्वायर अपॉन में 2m2। मोमेंटम दोनों का सेम है तो क्या हुआ? कैंसिल। अरे दोनों का सेम है मोमेंटम तो कैंसिल। तो ये क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? k1 अपॉन में k2 इक्वल्स में क्या हुआ? m2 अपॉन में m1। ठीक है भैया, तो कह रहा है m1 m2 है। ठीक है,
तो व्हाट इज द रेशियो? तो आंसर आ गया m2 अपॉन में m1, m2 अपॉन में m1 आंसर आ गया। ठीक है, इसमें खाम खा के रखा है, उलूल जुल के रखा है। ठीक है, के ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पी से पी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m2 अपॉन में m1 क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है? Two bodies of mass m1 and m2 have the equal kinetic energy. What is the ratio of their linear momentum? कुछ नहीं है। p1 अपॉन में p2 इक्वल्स में क्या अंडर रूट 2 k1 अपॉन k1 m1 अपॉन में 2 k2 m2। ये कैंसिल हो गया, कैसे के कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, होल अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो p1 अपॉन में p2 का रेशियो क्या अंडर रूट m1 अपॉन में m2 आंसर है। ठीक है, हो गया, कर लो भैया अगर किसी को लग रहा है कि सही है। कैन देयर बी अ सिचुएशन इन विच द काइनेटिक एनर्जी सॉरी एनर्जी माइनस यू, ई क्या है, काइनेटिक होगी, अच्छा टोटल एनर्जी माइनस टोटल, ई क्या है, टोटल एनर्जी है, माइनस यू लेस देन 0, 0 से कम आ जाए। क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें टोटल एनर्जी से आप माइनस करो किसको, पोटेंशियल को, वो 0 आ जाता है? एक बार बता दूं मैं भैया, टोटल एनर्जी जो होती है वो मैक्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर आती है। ध्यान दीजिएगा इसको, अगर मान लीजिए काइनेटिक 0 हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल मैक्सिमम होकर किसके बराबर आएगी, टोटल के बराबर आएगी। काइनेटिक 0 कर दो, और समझ गए। और अगर मैं टोटल माइनस पोटेंशियल करता हूं तो ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें क्या आ जाए, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करो और वो नेगेटिव आ जाए, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये देख लो अगर करना तो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भी, मत करो कोई बात नहीं, बाहर में जाओ। देखो अभी जो पीछे करा था, कह रहा है स्प्रिंग K1 K2, K1 क्या है, ए का कांस्टेंट क्या ज्यादा, बी का कांस्टेंट क्या कम है, किस स्प्रिंग में ज्यादा वर्क होगा, अगर दोनों को सेम अमाउंट से खींचा जाता है तो के जिसको सेम, अगर दोनों को सेम सेम अमाउंट से खींचा गया तो जिसका के ज्यादा होगा उसमें ज्यादा वर्क। ठीक है, तो ये सेम अमाउंट से खींचा गया, यानी एक्स ए बराबर में एक्स बी, 2 बार करा दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, स्क्वायर भी क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, और इनके स्क्वायर को क्या ले लो, एक्स स्क्वायर। क्या रखा है, के ए ग्रेटर देन के बी, इधर भी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर तो इधर भी क्या होगा, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर तो इधर भी क्या होगा, हाफ से, तो क्या होगा, डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन, हो गया। ठीक है, पहले डब्ल्यू ए क्या होगा, वर्क ए में ज्यादा होगा, वर्क बी में कम होगा। ठीक है, अच्छा दोनों का सेम अमाउंट से स्ट्रेस किया गया, तो भैया दोनों को जो हार्ड होगी उसमें ज्यादा, अच्छा पहला वाला सेम अमाउंट है ना, दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया, तो ठीक है भैया। तो आपको पता है अगर मैं बात करूं के ए ज्यादा है तो के बी क्या होगा, एक्स एक्स भी ज्यादा होगा, एक्स से सेम फोर्स से खींचा गया तो फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए से ज्यादा हुआ है, करा रखा है पीछे, सेम क्वेश्चन है। देखिए वाला क्वेश्चन, it is necessary that the work done in a motion of body over a closed path 0 for every nature of force। नहीं, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू क्लोज पाथ में करें तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू वर्क डन 0 नहीं आता, वही लिखा हुआ है, नो द वर्क डन इन मोशन बाय द क्लोज पाथ इज 0 ओनली इन केस ऑफ, बट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन से चलो, चप्पल तो घिसेगी ना, चाहे कैसे ही पाथ में चलो, क्लोज हो जाए कैसा भी हो, वर्क डन तो हो रहा है ना। एक क्वेश्चन नीचे भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला, कोलिजन के ऊपर बेस्ड है। A body of mass m moving with speed u collide with an elastic head on collision on another body of mass at rest। देखिए सुन लीजिए, एक बॉडी चल रही है जिसका मास m है, वेलोसिटी क्या है, u है, वो दूसरी बॉडी से टकरा रही है जो कि क्या थी, रेस्ट में थी, क्या थी, तो जो समझ गए, तो अब देखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, दूसरी बॉडी रुकी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में बाद में दोनों चलने लगी तो पहली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, m1v1, और दूसरी बॉडी जिससे टकराई वो भी चलने लगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, m2v2। तो भैया ये इक्वेशन आ गई पहली। अच्छा इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए इनिशियल काइनेटिक बराबर में, इनिशियल काइनेटिक होगी केवल चलने वाली बॉडी के पास, जो रुकी बॉडी उसकी काइनेटिक होगी, बाद में दोनों चलने लगी तो क्या हो गया, ये हो गया, तो ये क्या आ गया, यहां से हाफ एम सब क्या होगा, कॉमन आएगा,
तो ये इक्वेशन बनने वाली है आपकी, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो भैया देखिए V2 की वैल्यू निकालो। V2 क्या होगा, उसके लिए आपको ये इधर लाना पड़ेगा, तो क्या होगा V2 स्क्वायर बराबर में क्या होगा V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में ये, बोला हाँ, ये आ गया। तो हमें पता है पहली इक्वेशन में ये, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो तो ये क्या होगा, इससे डिवाइड कर दो, V2 डिवाइड बाय इसका V माइनस V1। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गए, और ये और ये कैंसिल हो। V2 बराबर में क्या होगा, V प्लस V1। पूछ क्या रहा है, ठीक है। सो दैट द मूविंग बॉडी विल कम टू स्टॉप एज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन। कहना जो चल रही थी वो रुक जाए, ये शो करो, ये शो करो कि जो चल रही थी वो क्या हो जाए। हमें एक रिलेशन पता किया, V2 इक्वल्स में V प्लस V1। V2 क्या है, दूसरी वाली बॉडी वेलोसिटी। अच्छा आपको पता है पहली बॉडी क्या थी, ये क्या है, पहली वाली वेलोसिटी, और ये क्या भी है। अच्छा एक चीज देखो, V2 इक्वल्स में V1 प्लस ये, डिवाइडिंग करें तो ये आ गया, है ना। ये इक्वेशन से यहां तक समझ में आ गया आपको। एक मिनट, प्रूफ कैसे करना है इसे। ये शो करना है कि आपकी जो बॉडी चल रही थी वो रुक जाए, समझे, और जो रुकी बॉडी थी वो क्या हो, उसी स्पीड से चलने लगे। टाइम कितना, अबे यार बता, देख लो यार सीधा नीचे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन, ये थर्ड फर्स्ट का है भाई। अरे ये यार हो तो गया यार, फर्स्ट ध्यान नहीं गया उसमें। फर्स्ट इक्वेशन क्या रखी है, रखी है, और थर्ड क्या रखी है, रखी है। दोनों को सॉल्व करो, ऐड कर दो, क्या होगा V माइनस V1 बराबर V2। अबे इक्वेट क्या करेगा, हाँ इक्वेट कर दे, उससे भी आएगा। V2 की वैल्यू रखी है और V2 की वैल्यू रखी है, तो V माइनस V1 बराबर में V प्लस V1। तो भैया V से V क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसको उधर ले आओ तो क्या हुआ 2V1। ये उधर जाएगा तो V1 बराबर में 0, तो V1 की वैल्यू क्या होगी 0। जो पहले बॉडी चल रही थी वो क्या हो चुकी है, रुक चुकी है, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आ रखा है कई बार ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, चलो अगली मीटिंग में कराऊंगा, उसके बाद पेपर कराऊंगा साथ में, ठीक है। पीडीएफ भेज दी मेरे को।